Bismillahirrahmanirrahim. Acha, today's lecture is about how to boost sales and what are the different strategies that are said to be one of the good or premier strategies जो कि हमारे सेल्स को बूस्ट कर सकता है और कैसे सेल्स को हम एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज कंसर्न अबाउट sales management and how to boost sales. So there are different strategies which can be chosen to boost your sales. और सबसे पहले जो हमारे पास है that is low cost strategy. What do you mean by low cost strategy? Where vigorous pursuit of cost reduction from experience and cost control are offered. तो हमारे लिए जो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी है वो बहुत अहमियत रखती है। इसमें आप क्या करते हैं कि कंपनी रिलेटिवली लो प्राइस ऑफर करता है और कैसे वो अपने डिमांड को स्टिमुलेट करता है और कैसे मार्केट शेयर को वो गेन कर सकता है। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप कैसे मार्केट शेयर को हासिल कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट शेयर? मार्केट शेयर का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स इन योर टारगेट मार्केट, कि कौन से टारगेट मार्केट से आपने कितने कस्टमर्स को टारगेट किया है। और अब इसमें जो है हमारे पास हाई प्रोफाइल सेल्स प्रोग्राम्स क्या है। इसमें सबसे पहले है कि आप कैसे इंडिपेंडेंट सेल्स एजेंट्स को ढूंढ लें। अब इंडिपेंडेंट सेल्स एजेंट से क्या होगा, वो आपके लिए कस्टमर भी ढूंढेंगे, मार्केट भी ढूंढेंगे और उसमें ये भी देखेंगे कि कैसे आपके प्रोग्राम को और भी इनहेंस करें, मतलब आपके जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे इनहेंस किया जाए। अब इंडिपेंडेंट सेल्स एजेंट्स को डिफाइन हम कैसे करते हैं कि आपके लिए वो बंदे जो आपके लिए कमीशन पे काम करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि दीज आर द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स दैट वर्क ऑन अ कमीशन बेसिस टू सेल कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू कस्टमर। अब इसमें आपको मैं बता दूंगा, ये जो यूनिलीवर क्या एक ब्रांड है दैट इज वॉल्स आइसक्रीम। अब यूनिलीवर तो डायरेक्ट वो उसमें वो नहीं कर सकता, उसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढता है और जितने भी उसके लिए कमीशन बेसिस पे लोग काम करते हैं उसके लिए वो ढूंढते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है लोगों तक पहुंचाए। उसमें सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ये जगह देखते हैं सेल्स के लिए, रिटेलर्स देखते हैं कि कौन सी चीज को हम पहले अपनाएं ताकि हमारा कॉस्ट उसमें कम हो और हम ज्यादा से ज्यादा बना पाए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट सेल्स एजेंट्स। अब दूसरा क्या है कि ट्रांजैक्शनल कस्टमर्स। अब ट्रांजैक्शनल कस्टमर रिलेशनशिप क्या है? सबसे पहले तो आपने देखना है कि सीआरएम, वो तो आपको पता होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया आपको आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर में। अब ट्रांजैक्शनल क्या है कि आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखें कि आपका कोई भी रिलेशन जो आपका शॉर्ट टर्म बेसिस पे किसी के साथ, गेट द सेल और एट ऑल द कॉस्ट, मतलब आपका कोई भी सेल आपने किसी भी कॉस्ट पे वो आपने बूस्ट करना है। ठीक है, तो कस्टमर नीड क्या है, लॉन्ग टर्म उसका क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या रिलेशन है, कैसे आपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ये बताना है कि किस तरह से कस्टमर की नीड्स और वांट्स को जो है विद इन अ रीजन उसको सेटिस्फाई करना है। दैट इज योर सेकंड थिंग। अब आते हैं कि आपने अपने मैनेजर को भी बताना है कि कैसे आपने लार्ज नंबर ऑफ सेल्स पीपल को कैसे आपने सुपरवाइज करना है। अब जब आपके पास सेल्स पर्सन ज्यादा होंगे तो उसको ना मैनेज करना भी पड़ता है, उसको बताना भी पड़ता है कि कैसे आप लोगों ने इस चीज को एनहांस करना है। अब सेल्स पीपल जो है, अब कंपनसेशन क्या है? अब कंपनसेशन आपको इंसेंटिव बेस पे देना है, मतलब लोगों को जो आपके साथ काम करते हैं, तो आप जब ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन अपने सेल्स पीपल को देंगे तो उससे क्या होगा, आपका खामखा जो है वो उसका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा और आपके सेल्स को वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। इसी तरह सेल्स पीपल जो है उसकी प्राइमरी आप सेल्स आउटकम परफॉर्मेंस को भी देख लें कि जो बंदा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको ज्यादा आप इंसेंटिव दें। कभी कभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय ऑफ द ईयर होता है, कई जगहों पे तो आप देख सकते हैं कि वॉल ऑफ द फेम लगाया होता है। आप ये फोन फ्रेंचाइज जाए, जोंग जाए, तो वहां पर आपको ये एक बंदे का तस्वीर लटकाया होता है और आपको बताता है कि यार ही इज वॉल ऑफ द फेम ऑफ दिस ईयर। तो क्या होता है कि यार ये सबसे अच्छा एम्प्लॉय होता है, वो उसके रिप्रेजेंटेशन वहां पर उस वॉल पे किया जाता है ताकि वो और भी अच्छा काम करे। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे कोई ऑनलाइन है जिससे मैं क्वेश्चन कर सकूं? ओके, लेट मी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। अब डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या है? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी आपको ये बताइए कोई ऐसा अप्रोच, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अप्रोच जिसमें बिजनेस अपने लिए कस्टमर को ये समथिंग न्यू ऑफर करता है। मतलब आप किसी मार्केट में कोई नई चीज ऑफर करें तो आप अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे ना। मतलब आप जितने भी आपके कंपेटिटर्स होंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप अपने आप को उसके साथ जो है उससे अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। अब कंपेटिटर्स क्या ऑफर करते हैं, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ताकि आप अपना कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकें। अब इसमें क्या होता है कि आप क्रिएटिंग ऑफरिंग एन ऑफरिंग परसीव एज बीइंग यूनिक लीडिंग टू हाई ब्रांड लॉयल्टी एंड लो प्राइस सेंसिटिविटी। अब इसमें आपने क्या करना है कि ब्रांड को लीड करना है। अब ब्रांड कैसे लीड होगा कि आपका एक ऐसा प्रोडक्ट जो यूनिक है। अब आईफोन को आप कह सकते हैं, और आपको पता भी होगा क्योंकि वो मार्केट में लीडर भी हैं। इसी तरह सैमसंग और Xiaomi आजकल जो कम्पीट कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को यूनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देख लें इसमें से जो Xiaomi है, इसमें मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा। Mi 11 अल्ट्रा एक फोन है जो कि आजकल बड़ा मशहूर है, क्योंकि उसके बैक स्क्रीन पे भी स्क्रीन लगा हुआ है। इस पे आप फोटो वगैरह लगा सकते हो, आप टाइम सेट कर सकते हो, जब आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी तो आप नीचे देख सकते हैं। तो क्या है, एक किस्म की यूनिकनेस ला रहे हैं ताकि वो मार्केट में कम्पीट कर सकें और अपने सेल्स को ज्यादा कर सकें। मतलब आप हाई प्रॉफिट सेल्स को जब ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए आप ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे ताकि वो कस्टमर अट्रैक्ट हो। ठीक है। अब इसमें आप सेल्स एजेंट वही लगा लेते हैं जो अभी पहले मैंने डिस्कस किया कि आप कमीशन बेस पे लोगों को लगा लेते हो, तो आपके लिए वो क्या है, इंडिपेंडेंट सेल्स एजेंट होते हैं। इसी तरह आप लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप देखते हैं। आप देखते हैं कि यार किसी तरह हमारा कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाए, जो सीआरएम होता है आपका बन जाए, ताकि आप उसको फ्यूचर में भी आपके प्रोडक्ट्स को लें। मतलब किसी और प्रोडक्ट पे वो आपका वो ध्यान न रहे, आपको वही उसी प्रोडक्ट पे वो कायल कर सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट आप ले लें, फ्यूचर में भी आप हमारे ब्रांड लॉयल बने। और इसी तरह आप सुपरवाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कुछ लोग, ताकि वो डिफ्रेंशिएशन कुछ लोग बता सकते हैं, और जो आपके सेल्स पर्सन होते हैं वो आप किसी और को नहीं बता सकते। ठीक है। इसी तरह आप कंसेशन भी सैलरी पे दे दें। आप क्या करते हैं, जो आपके साथ 6% काम करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उसकी सैलरीज को एनहांस किया जाए, और आप उसके बिहेवियर को देख लें कि सेल्स पीपल जो है उसकी बिहेवियर को देख लें और उसके आउटकम्स को देख लें। उसके आउटकम किस चीज पे हम देखेंगे, बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि यार उसका बिहेवियर कैसा रहा है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में, लोगों को सही तरीके से गाइड किया कि नहीं। अब निशे क्या है, इसको निशी स्ट्रेटेजी कहते हैं। निशी स्ट्रेटेजी में आप क्या कहते हैं कि आप टारगेट मार्केट को सही तरीके से सर्विस देते हैं। अब निशे स्ट्रेटेजी में ये भी होता है कि आप किसी ना किसी तरीके से अपने आप को यूनिक तो खामखा बनाएंगे, यूनिक तो आपको अपने आप को करना पड़ेगा, लेकिन आप जो सेलिंग करते हैं, वो प्रमोट करते हैं, उसको यूनिक करना चाहिए, उसको एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का नाम देना चाहिए। बट लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप प्रोडक्टिव मार्केट को कैसे देखते हैं और उसमें आप कैसे टारगेट करते हैं कस्टमर को, और कैसे अपने आप को रिलेट करते हैं। तो रिलेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में। तो निश्चय मार्केट में आप ये देखते हैं कि यार एडवर्टाइजिंग तो करो, लेकिन आप यहाँ एक यूनिक मार्केट भी देख लो अपने लिए, कोई एक ऐसा मार्केट जिसमें अपने आप को यूनिक कर सकते हो। ठीक है। तो ये निश्चय मार्केटिंग के हवाले से। अब इसमें आपके हाई प्रॉफिट सेल्स प्रोग्राम क्या हो सकते हैं कि आप इसमें अपने एक्सपर्ट ऑपरेशंस में लगाएं और अपॉर्चुनिटीज देख लें जो आपके किसी भी टारगेट मार्केट में हो। ठीक है। और उसमें आप फर्म को भी देख लें कि उसकी क्या खसूसियात है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो आपको एक अच्छा वैल्यू क्रिएशन बना ले। वैल्यू चेन जो हमने डिस्कस किया है, तो वैल्यू चेन के बारे में ये आपको बता देता है। ठीक है। वैल्यू को आपने कैसे डिलीवर करना है। अब आपके लिए वैल्यू क्या है, मतलब किसी फर्म के लिए वैल्यू ये है कि आपको प्राइस मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं। वेयर कस्टमर के लिए वैल्यू क्या है, क्योंकि वो जब पैसे दे रहे हैं तो वो अपने आप के लिए कोई वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा। अब
स्टेप्स इन डेवलपिंग अ गो टू मार्केट स्ट्रेटजी। अब सेगमेंट द मार्केट, सबसे अच्छा काम क्या है सेगमेंट द मार्केट? तो उसमें क्या करना है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेगमेंट द मार्केट? मार्केट सेगमेंटेशन में क्या करते हो कि आप अपने लिए एक कंज्यूमर मार्केट बना लेते हो, मतलब आपके लिए मार्केट तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जब आप सेगमेंटेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं कि इसको 4 जगहों पे डिवाइड करते हैं। आप जियोग्राफिक सेगमेंटेशन भी करते हैं, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन भी करते हैं, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन भी करते हैं और बिहेवियर सेगमेंटेशन भी करते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। अभी यहाँ तो खैर मैं गूगल से उठा लेता हूँ, आपको बता दूंगा कि कौन सा सेगमेंटेशन हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है। मैं गूगल कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करें। ये टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन जो भी मैं बता दिया, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्लाइड में मेंशन मैंने किए हैं, तो थोड़ा सा इसको मैं आप लोगों के साथ और भी अच्छा ये शेयर करता हूँ दोबारा आपके साथ, इसमें देख लें। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। और उसका फोकस हमारा क्या होता है कि हम कैसे अपना मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो कि मैंने पहले डिस्कस किया कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक आप एज बेस पे, जेंडर बेस पे जब उसको आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसमें देखते हैं कि वन एंड हियर अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन, उसका सबसे ज्यादा क्या काम होता है कि कस्टमर को ग्रुप्स में आपने डिवाइड करना है। क्या करना है? कस्टमर को ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और उसमें आपने देखना है कि आपका कौन सा एलिमेंट उसमें जरूरी है, ठीक है। अब डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि लोगों का एज क्या है, जेंडर क्या है, कितनी सिटी क्या है, मतलब इसमें आप कास्ट की बात करते हैं, जेंडर में आप मेल फीमेल की बात करते हैं, एज क्या है, यंग एज है, टीनेज एज है, एल्डर एज है, मतलब ज्यादा से ज्यादा उम्र वाले हैं या कम से कम उम्र वाले हैं। उसमें आपने अपने लिए सेगमेंटेशन करनी है जब आप किसी मार्केट को टारगेट करते हैं। उसका इनकम लेवल क्या है, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, उसका मजहब क्या है, मतलब रिलीजन क्या है, प्रोफेशन क्या है, किसी कंपनी में काम करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, तो आपने ये जरूर देखना है। अब आते हैं थोड़ा सा सेकंड की तरफ, वो है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कि उसमें तो आपने क्या किया कि हु, मतलब कौन से लोग होंगे, और इसमें आप क्या डिफाइन करते हैं? व्हाई, द व्हाई। अब उसमें आपने क्या करना है कि सेगमेंटेशन तो आप कस्टमर के लिए करते हैं, उसमें पर्सनालिटी और इंटरेस्ट का भी देखना है। अब साइकोग्राफिक में तो खामखा आप देखेंगे कि पर्सनालिटी ट्रेड उसका क्या है कि वो कौन से लेवल का है, स्किल बेस पे वो काम करते हैं, या आपके जो लोग हैं वो पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर क्या है। अब आप पर्सनालिटी के मुख्तलिफ वो हो सकते हैं, आप दो उठा सकते हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है। आपके जो लोग होते हैं क्या तो इंट्रोवर्ट होंगे या एक्सट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो ज्यादा बोलते हैं, वेयरएज जो आपके इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो कम बोलते हैं। तो पर्सनालिटी ट्रेड्स को भी आप देखते हैं, फिर उसकी हॉबीज उठाते हैं कि कौन सी उसकी हॉबीज हैं, और लाइफ गोल्स उसका क्या है कि क्या बनना चाहते हैं, उसकी वैल्यूज क्या है, बिलीव क्या है, बिलीव वही आप रिलीजन के साथ उसको एसोसिएट कर। लाइफ स्टाइल क्या है, अपर क्लास वाले हैं, लोअर क्लास वाले हैं, लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, तो उसको आप साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में देख लेते हो। फिर उसके बाद थर्ड आता है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में, द वेयर। अब आप एक टारगेट को आपने, मार्केट को आपने टारगेट किया, लेकिन उसके लिए आपने लोकेशन नहीं देख दिया, कौन से मुल्क में है, रीजन क्या है, सिटी क्या है, पोस्टल कोड क्या है, और वहां पर आप क्यों आप। अब आपने ग्रुप्स भी देखना है, वहां पर फिजिकल लोकेशन भी देखना है। कुछ प्रोडक्ट इस तरह होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान में एक चीज को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपने लिए अपना एक टारगेट मार्केट नहीं बने, तो फिर वो फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है। इसका अच्छा एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि जितने भी आपके जो सर्फ पाउडर है, जो लोकल प्रोडक्शन में लोग काम करते थे, तो ये लोग क्या करते थे कि वो सर्फ यहाँ मार्केट में जब अवेलेबल करते थे, उसमें लोगों ने मार्केट को टारगेट नहीं किया। वो खुद प्रोडक्शन करते हैं लेकिन मार्केट को नहीं देखते, मार्केट की जानकारी नहीं की थी, तो वो फ्लॉप हो जाते हैं, वो
प्रोडक्ट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। अब इसमें आपने क्या देखना है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में कि मुल्क तो आपने डिसाइड किया, अब मुल्क तो बहुत बड़ा है, सारे मुल्क में तो अपने प्रोडक्ट्स जो है आप अवेलेबल नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं कि उसको रीजनल बेसिस पे डिवाइड करते हैं, फिर सिटी बेस पे, फिर उसके लिए पोस्टल कोड जरूरी है कि आप पेशावर में कर रहे हैं, मर्दान में कर रहे हैं, जो भी है, अब उसको आपने डिवाइड किया। अब उसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके लिए फिर आसानी होती है, तो ये ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। अब ये वेयर की बात होगी। अब फोर्थ वन क्या है हमारे पास, बिहेवियर सेगमेंटेशन, और कैसे हमने करना है। अब बिहेवियर सेगमेंटेशन में आपके सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जब आप किसी ई कॉमर्स में काम करते हो या किसी भी मतलब फिजिकल बिजनेस होता है या कोई भी काम होता है, तो उसके लिए आप लोगों के हैबिट्स को डालेंगे हैं। बिहेवियर में आप क्या करते हैं कि हाँ कैसे आपने देखना है। अब स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, परचेजिंग हैबिट्स क्या है, फिर ब्राउजिंग हैबिट्स क्या है, इंटरेक्शन विद ब्रांड क्या है, लॉयल्टी टू ब्रांड क्या है, और प्रोडक्ट रेटिंग उसकी क्या है, लोगों ने पहले की है। तो बिहेवियर सेगमेंटेशन में आप कभी कभी ये भी कह देते हो कि यार बाइंग बिहेवियर जो होते हैं, आप लोगों ने शायद मार्केटिंग में पढ़ा हो, मैं आप लोगों से ही सवाल करता हूं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर, किसी को आता है? जी इमरान यूसुफ जई साहब, आप बता सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर डिसीजन, किसी को आता है तो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। जी इमरान साहब, आप माइक ऑन करके बताएं। सर ये तो मेरा पहला क्लास है। अच्छा पहला क्लास हाँ है, ठीक है। अच्छा मैं तो ये आप लोग को मार्केट जी सर। सेगमेंटेशन के हवाले से मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया, ये तो मार्केटिंग मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का आप लोगों को शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने मार्केट सेगमेंटेशन के हवाले से पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब मैं आपको बाइंग बिहेवियर के हवाले से भी बता दूंगा कि बाइंग बिहेवियर कौन कौन से हैं, 4 टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन जो है आपके पास वो कौन कौन से हैं। थोड़ा सा ये मैं आपको दोबारा दूसरा वो लिंक शेयर करता हूँ, लिंक नहीं सॉरी, वेबसाइट पे आपको बता देता हूँ। अच्छा यहाँ पे आते हैं था, आप लोगों को बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये डायग्राम पे दिया गया है कि कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है, वैरायटी सेटिंग बाइंग बिहेवियर है, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर है, और हैबिचुअल बाइंग। मैं और भी इसको एक्सप्लेन करूँ लेकिन आपको सिंपली बता दूंगा कि ये जो दो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये जो साइड बाय साइड कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर और बिजनेस बाइंग बिहेवियर में आपको हाई इन्वॉल्वमेंट का भी पता चलेगा और लो इन्वॉल्वमेंट का भी पता चलेगा। जो लो इन्वॉल्वमेंट वाले होते हैं वो आप वैरायटी सीकिंग बिहेवियर में और हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में होते हैं, इसके प्रोडक्ट के बारे में मैं बता दूंगा। और इसी तरह हाई इन्वॉल्वमेंट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में आते हैं और बिजनेस बाइंग बिहेवियर में आते हैं। अब उसमें आप सिग्निफिकेंस कहाँ पर देखते हो बिटवीन ब्रांड्स, और उसमें आप फ्यूअर जो डिफरेंस देखते हो बिटवीन ब्रांड्स वो कौन से हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि यार आप गाड़ी ले रहे हैं, अब यहाँ पे कोई ऑनलाइन है जिसका मैं नाम ले सकूँ, फॉर एग्जांपल दानियाल। दानियाल अपने लिए क्या कर रहा है, गाड़ी ले रहा है। तो जब वो गाड़ी लेगा तो उसके लिए वो क्या है, मतलब फर्स्ट टाइम परचेज हो गई, आप 10 साल बाद ले रहे हैं या 5 साल बाद ले रहे हैं, मतलब रोजमर्रा के हिसाब से तो कोई बिजनेसमैन ही गाड़ी लेगा। अब जो कंज्यूमर होते हैं वो तो मतलब 5 साल बाद 3 साल बाद गाड़ी लेगा। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में क्या होता है कि इनफ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब हर वक्त तो नहीं होता, हर वक्त जो होता है वो आपका फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन है। तो उसमें क्या होता है कि कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ले रहा है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंसिव गाड़ी आप ले रहे हैं या आप कोई मकान ले रहे हैं, तो उसमें खामखा आप लोगों से भी पूछेंगे, लोगों से इंटरेक्शन भी आपका होगा, लोगों से आप देखेंगे भी क्योंकि इसमें आपका इकोनॉमिक रिस्क भी इन्वॉल्व है,
ठीक है। तो आप लोगों से भी पूछते हैं, फैमिली से भी पूछते हैं, फ्रेंड्स से भी पूछते हैं, तो क्या होता है कि आप इसमें हाईली इन्वॉल्व हैं। इस प्रोडक्ट को लेने में आप हाईली इन्वॉल्व हैं, आप थोड़ा रिसर्च भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं कि कौन सी चीज लेना चाहिए, कौन सी चीज नहीं लेनी चाहिए। जब आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों से भी पूछते हैं और दोस्तों से भी पूछते हैं। मतलब गाड़ी तो जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है पाकिस्तानी सोसाइटी में, और ऑलमोस्ट हर मुल्क में यही इसी तरह का सिचुएशन होता है, ठीक है, जब नई गाड़ी आप लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप बिलीव, एटीट्यूड, सारा के सारा यहाँ पे आप देखते हो। और कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में ये होता है कि मार्केटियर का ज्यादातर सोच कहाँ पर होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को लोगों के कस्टमर में डाले, सॉरी, कस्टमर के दिमाग में डाल दें, कस्टमर के दिमाग में ये प्रोडक्ट को डाल दें ताकि वो प्रोडक्ट को ले लें। अब आप देख सकते हैं कि कोई भी बड़ी गाड़ी का इश्तेहार जब आता है तो उसकी मजबूती के हवाले से बताया जाता है। जी, थैंक यू, अल्लाह पाक। ठीक है, अच्छा, वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हम डिस्कस कर रहे थे कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कम्प्लेक्स में ये होता है कि आप एक चीज में खुद इन्वॉल्व होते हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, और उसमें आप एक चीज को थोरली देखते भी हैं क्योंकि आपका इकोनॉमिक रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व होता है। और आप एक जब चीज लेते हैं तो उसमें आपका डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। और मार्केटियर क्या करते हैं कि किसी तरह ये इसके दिमाग में डाल दिया कि ये कार सबसे बेस्ट होता है, या आपका कोई मकान होता है तो लोग तरगीब आपको देते हैं कि यार ये सबसे अच्छा मकान है। अब आते हैं थोड़ा सा डिसिडेंस रिड्यूसिंग बाइंग की तरफ। डिसोनेंस में क्या होता है कि इसमें भी आपके कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, लेकिन आपको जो चीज मिल जाए, अब इसमें भी आपका इनफ्रीक्वेंट चीज होता है, फ्रिक्वेंटली आप चीज को खरीदनी नहीं। अब इसमें आपको मिसाल देता हूँ पंखे की। जब आप किसी पंखे को लेते हैं तो उसमें आप इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं देखते। आपको अगर पाक फैन मिल जाता है, एशिया फैन मिल जाता है, जो भी मिल जाता है, तो आप देखते हो कि यार बस सही है, ये मेरे लिए अच्छा है। लेकिन आप ये भी देखते हो कि यार हाई प्राइस, या उसमें भी आप थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि जो आपके लिए इजीली अवेलेबल है उसी को उठा लें। ठीक है ना, तो दोनों पंखे चलते हैं तो आप क्या कहते हैं कि यार एशिया अवेलेबल है, पाक फैन अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है, मुझे बस ये पंखा चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें आप इतना ज्यादा वो नहीं करते। अब आपकी इन्वॉल्वमेंट तो होगी कि यार उसकी सबसे अच्छा कौन सा है या वो कौन सा है, अगर जो इजीली अवेलेबल है तो आप उसी को उठा लेते हैं। लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट तो ज्यादा है ना, आप खुद ज्यादा है, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, कंज्यूमर क्या करता है, वो उसमें इतने ज्यादा चॉइसेस नहीं देता, बस उस लिमिटेड चीजों में डिसीजन मेकिंग करता है। और उसमें क्या करता है कि यार वो उसी बजट के लिहाज से वो चीज ले लेता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि कोलेप्सिबल कोई टेबल है, मैंने तो आपको पंखी के बारे में बता दिया, तो वो वही देखेगा जो उसके लिए वो इजीली अवेलेबल है। उसमें वो फ्यू ब्रांड्स देखेगा और वो कहता है कि बस ये मुझे चाहिए, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ये था डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। अब आते हैं थोड़ा सा हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर की तरफ। हैबिचुअल में क्या होता है, हैबिचुअल में ये होता है कि यार कंज्यूमर जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट लो होती है। लो इसलिए होती है कि आप शॉप किसी दुकान पे जाते हैं कि यार मुझे 5 किलो चाहिए, इसमें तो आप नहीं देखें कि यार मुझे रहमत वाली चीनी चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अली वाली चीनी चाहिए, तो उसमें आप डिफरेंस नहीं देखते। आप देते हो, आप जाते हो कि यार मुझे बस चीनी चाहिए, मुझे 5 किलो चीनी चाहिए। आप जाते हो मुझे नमक चाहिए, बस एक पैकेट नमक। तो क्या करते हैं आप, सिग्निफिकेंस इतना नहीं देखते ब्रांड, ठीक है। आप हैबिचुअली एक चीज को हर वक्त लेते हैं, तो आप जाते हैं किसी दुकान में और आप पूछते हैं कि यार ये चीज अवेलेबल है, मुझे दे दो, ठीक है ना। आप लोग को समझ आ रहा है? जी अहमद, समझ आ रहा है आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ? जी, बिल्कुल सर, आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपको मैं बताता हूँ कि यार कोई ब्रेड लेते हैं, आप कोई लूप लेते हैं, तो कोई चीज जब आप लेते हैं, मतलब मैंने आपको चीनी और उसका मिसाल दी, साल्ट का, शुगर का, या कोई आप टॉयलेट पेपर, बिस्किट लेते हो, तो उसमें आप ये नहीं देखते कि यार कौन सा चीज है, कौन सा चीज नहीं है, तो बस आप उठा लेते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर क्या करता है
वो बस चीज डायरेक्ट ले लेता है। अब इसमें आप क्या करते हो, ये कहाँ पर आप इश्तेहार करते हो इस चीज का, तो आप ज्यादातर प्रिंट मीडिया में बताते हो कि यार शुगर यहाँ पे अवेलेबल है, आटा यहाँ पे सस्ता मिलता है। रेडियो में आप इश्तेहार लगाते हो, सॉरी इश्तेहार का बयान करते हो, या आप टेलीविजन पे उसके बता देते हो, या प्रिंट मीडिया भी बता देते हो। लेकिन इतना ज्यादा फेमिलियरिटी की जरूरत नहीं होती, आप बस बता देते यार ये चीज अवेलेबल है, ठीक है। और रिपीटेटिव एडवर्टाइजमेंट आप इसलिए करते हैं ताकि लोग उसके साथ एसोसिएट हो। अब कभी आप लोगों को ये अंदाजा हुआ होगा ये आयोडीन नमक के बारे में, आयोडीन नमक का हर वक्त इश्तेहार आता था टीवी पे, कभी किसी और चैनल पे, कि आयोडीन नमक खाना चाहिए। तो ये क्या था कि लोगों के जहन में ये डालना चाहिए कि किसी तरह आप इसका आदी बन जाए। अच्छा, दानियाल यहाँ पे है कि नहीं है? अच्छा दानियाल, मैं आपसे सवाल करता हूँ। जी बिल्कुल हूँ, पर मैं रास्ते में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने इसलिए माइक ऑफ किया खैर, वैसे, और नहीं आपको नहीं, आपसे रास्ते सवाल, में हो, आपसे एक सवाल मेरा ये है। जो आवाज कट कट आ रही है तो। अच्छा, अभी सही सुनाई दे रहा है कि नहीं? जी जी सही सुनाई दे रहा है, पर आप लोगों को मेरी आवाज कट कट कर आ रही नहीं है। नहीं, खैर मुझे हम सही सुन रहे हैं। बीच मैं में आ आपसे जाता होता सवाल है। ये है ओके। कि पेप्सी जो है, पेप्सी तो हर वक्त एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने आता है। कभी क्रिकेट जब हम देखते हैं, कभी एक कोई कभी चीज, या आप कोई यूट्यूब पे देखते हैं तो आपके पेप्सी के इश्तेहार खामखा नजर आएंगे। ये क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पता है कि पेप्सी हैं, सबको पता है कि पेप्सी हैं, या जितने भी हमारे सराउंडिंग में लोग हैं उसको पता है कि कोका कोला भी है और पेप्सी में, लेकिन ये इश्तेहार क्यों करते हैं, ये इश्तेहार क्यों लगाते हैं? इस चीज की मिसाल मैं आप लोगों को इसमें देना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर याद होता तो एक टाइम पे लिप्टन चाय भी थी जी मार्केट जी में। ठीक जी है। जी। टपाल भी थी, लिप्टन था टॉप ब्रांड, यूनिलीवर का टॉप ब्रांड था। ठीक है। अब लिप्टन को कोई पहचानता भी नहीं है, कहाँ बैठ गई है, उनकी एडवर्टाइजमेंट होकर के नजर नहीं आती थी। और ठीक टपाल है। देखिए एडवर्टाइजमेंट की वजह से अपने एडवर्टाइजमेंट कर रही है और वो कितनी टॉप पे चली गई है। ओवरऑल इस टाइम देखा जाए तो शेयर टपाल का मार्केट में ओवरऑल ऊपर है, और लिप्टन बैठ गई है जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है, यूनिलीवर वालों की है। अच्छा, तो पेप्सी का अपना एडवर्टाइजमेंट अगर बंद कर दी फिर उसका यही हाल हो जाएगा, वो बैठ जाएगी और चलेगी नहीं। ये सब एग्जांपल है। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ। अब इसमें क्या है कि जो पेप्सी वाले होते हैं उसको, लोगों को तो पता है कि यार पेप्सी है और कोका कोला है, लेकिन वो मार्केट में ये किसी और चीज पे डाइवर्ट ना हो जाए, किसी और चीज को वो ना देखे, इसलिए ये इश्तेहारात करते हैं। और वो अपने जो कस्टमर होते हैं उसको रिटेन करने के लिए, जो कस्टमर होते हैं वो डाइवर्ट ना हो जाए, किसी और प्रोडक्ट पे शिफ्ट ना हो जाए, तो उसको रिटेन करने के लिए ये दोबारा दोबारा इश्तेहार आता है, ताकि वो आपके साथ लिंक रहे इसी प्रोडक्ट के साथ, ताकि वो किसी और प्रोडक्ट पे शिफ्ट ना हो जाए। तो इसलिए ये इश्तेहारात बनाते हैं। और जब हम क्रिकेट देखते हैं तो इसके साथ पेप्सी कर, स्प्राइट के साथ ये कर, वगैरह वगैरह, ये आपको इश्तेहारात नजर आएंगे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा वेराइटी सीकिंग बिहेवियर। अब वैरायटी सीकिंग बिहेवियर में क्या होता है कि कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट लो होती है, क्योंकि आपको पता होता है वैरायटी का। और आपका जो है कंज्यूमर क्या करता है कि वो अलॉट ऑफ ब्रांड के बारे में आप जानकारी भी होती है और वो स्विच भी करता है। फॉर एग्जांपल मैं वैरायटी में आपको बता देता हूँ, आईफोन का, सैमसंग का, Xiaomi का, ओप्पो का, जितने भी आपके पास मोबाइल ब्रांड्स हैं, तो कभी आपके पास ओप्पो होगा, कभी आपके पास सैमसंग होगा। लेकिन कुछ इस तरह के जो आपके लॉयल कस्टमर होते हैं, वो आईफोन जब एक मरतबा लेते हैं 2008 से 9 से, तो वही आईफोन इस्तेमाल करते हैं, किसी और प्रोडक्ट को शिफ्ट नहीं। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो वैरायटी में ज्यादातर वो इंटरेस्टेड होते हैं, कभी एक ब्रांड में स्विच हो जाते हैं, कभी दूसरे ब्रांड में। नॉर्मली मैं अपना मिसाल लूंगा, क्योंकि मैं कभी सैमसंग इस्तेमाल करता हूँ, कभी Xiaomi इस्तेमाल करता हूँ, कभी जो है आईफोन मिल जाते हैं तो वो भी इस्तेमाल करता हूँ। तो क्या होता है कि हम डिफरेंस देखते हैं वैरायटी में, और आपको जो मिल जाता है और बस वही आप इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें आपको कॉस्ट ऑफ स्विचिंग जो है वो आपको लो पड़ता है, तो आप क्या करते हो कि यार मैं किसी और चीज में जो है, मैं मतलब मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो आप डायरेक्ट वही देते हैं। तो कंज्यूमर क्या करता है उसमें, वो स्विच कर देता है इसी वैरायटी में। क्या, क्योंकि कभी वो सैमसंग यूज करता है, कभी ये यूज करता है, कभी Xiaomi यूज करता है, कभी ओप्पो यूज करता है, तो उसके लिए क्या होता है कि यार वैरायटी ज्यादा होती है, तो वो स्विच कर देता है। अब इसी में आप देख लें कंज्यूमर, अब कुकी में क्या करता है, कुकी मतलब बिस्किट, अब उसमें इतना वो थॉट नहीं लगाती है, ठीक है। अब उसमें वो क्या करता है कि यार उसको अगर कोई और वैरायटी मिल जाती है तो वो आसानी से वो ले लेता है। कभी कभी वो टेस्ट के लिए दूसरा ब्रांड इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल आपको
एक ब्रांड नहीं मिलता। जब आप किसी मेहमान के लिए बिस्किट लाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपको सुपर नहीं मिल जाता, तो आप कहते हैं कि यार स्कूपर अवेलेबल है तो स्कूपर दे देगा, स्कूपर नहीं है तो आप किसी और लू का कोई दूसरा ब्रांड आप उठा लेते हो, कि कहते हैं मुझे ये वाला दे दे, मुझे नान खताई दे दे। तो ये क्या है कि आप स्विच कर देते हो, आप इसमें कोई आपकी इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि यार इतना आप ज्यादा उस पर डिसीजन लगे। अब इसमें आप डिफ्रेंशिएट इस तरह कर सकते हो कि अब वैरायटी में आप कॉम्प्लेक्स को उठा लें, तो कॉम्प्लेक्स में आपकी ज्यादातर रेसिपी इन्वॉल्व है, अब इसमें तो रिस्क नहीं इन्वॉल्व। आप जब बिस्किट लेते हो 20 रुपए का बिस्किट है, अगर पसंद नहीं आया तो साइड में रख लेते हो, दूसरा बिस्किट लेते हो। तो ये क्या होता है, तो थोड़ा सा इसमें आपकी जानकारी होती है कि यार कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, आपको जानकारी हो जाती है, तो आप उसको क्या करते हो, स्विच कर लेते हो। अब ब्रांड स्विचिंग जो है, आप इंटेंशन नहीं होता आपको कोई कि यार डायरेक्ट वो करते हो, कभी आप कहते हो ये बिस्किट दे दे, कभी कहते हो कि यार दूसरा बिस्किट। इसमें आप किसी और मिसाल को भी उठा सकते हो, आप इसमें पेप्सी का भी उठा सकते हो। अगर पेप्सी नहीं मिलता तो आप क्या करते हो, कोका कोला दे दे, अगर कोका कोला नहीं है तो आप कहते हैं कि स्प्राइट दे दे, ये वाले दे दे, उसमें आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी बनाते हो कंज्यूमर के लिए। और मार्केटर में क्या होता है कि यार आपके पास स्टॉक कंडीशन ज्यादा होते हैं, तो वो स्पॉन्सर चीजों को ज्यादा देखते हैं। अगर आप देख लें तो पेप्सी भी स्पॉन्सरशिप करता है, कोका कोला भी स्पॉन्सरशिप करता है, और जितने भी आपको वैरायटी बेस पे जो ब्रांड मिलते हैं, तो वो स्पॉन्सरशिप उसकी ज्यादा होती है, और उसमें आपको कभी कभी डिस्काउंट भी मिलता है, कभी कभी आपको कूपन मिल जाते हैं। और खासकर जो कोका कोला और पेप्सी वाले होते हैं, तो कूपन इस तरह होते हैं कि आपको कभी इजी पैसा में पैसे मिल जाते हैं कि यार ये कूपन इस्तेमाल करे कोई भी नया प्रोडक्ट पेप्सी का, तो आपको ये कूपन मिल जाए, ताकि वो अपने नए कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट जो लिंक है अभी 10-15 मिनट में शेयर कर सकूँ। अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि अभी जो आपका मीटिंग टाइम है वो आउट हो रहा है, तो हम थोड़ा सा ये ब्रेक ले लेते हैं 10-15 मिनट का। उसके बाद दूसरा लिंक जो है मैं शेयर करूंगा। तीसरा लिंक फिर मैं बाद में 3:30 बजे के बाद जो है शेयर करूंगा, उसको फिर वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, अभी मैं आपके लिए थोड़ा सा ये 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 15 मिनट का, फिर वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, एनी क्वेश्चन इफ यू पीपल हैव, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क हियर। जी, एनी वन ऑफ यू, अमाद, इमरान, मोहम्मद दानियल, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, अगर थोड़ा सा माइक को नजदीक करें ताकि समझ आ जाए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। जी सर क्लियर है ये तो टॉपिक क्लियर है। जी, आपकी बिल्कुल मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो नेटवर्क मेरे ख्याल में बहुत खराब है। तो शायद आप थोड़ा सा, मैंने कहा आपको कि माइक को थोड़ा सा नजदीक करें ताकि हमें समझ आए, या कोई मसला है नेटवर्क का आपका। जी हेलो। हाँ जी जी, सर, मैंने क्लियर है टॉपिक, क्लियर है। अच्छा क्लियर है, अगर क्लियर है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा हम ब्रेक के बाद आते हैं। ठीक है, 15 मिनट का मैंने आपको ब्रेक दे दिया, फिर वापस आएंगे। हाँ ठीक है, सर, अब आवाज आ रही है? बिल्कुल आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, बिल्कुल ये नॉइस आ रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आप मुझे पर्सनली भी आप कॉल कर सकते हैं, आप मुझे। आवाज आ रहा है सर? अब सही है, अब सही है, अब आवाज सही है। जी 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 जी, पूछ ले, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, हम इमाद, मैं सुन रहा हूँ जी। अच्छा ठीक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ब्रेक के बाद भी पूछ सकते हैं।